उनको मेरा रूड बिहेवियर टॉलरेट नहीं होता है। तो फिर मैं भी थोड़ा ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो ऐसे लगता आप है। भी अपना गुस्सा उतार देते हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता, तो फिर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। 7 to 8 कैटेगरीज का कुछ लिस्ट बनाया कि इसमें ये गुण होना चाहिए। ठीक है। वो कहते भी थे कि ये जमीन इनकी है, करते नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे 2015 बैच के यूपीएससी के आईएफएस अधिकारी श्रीकांत वर्मा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे रूबरू होकर आपको भी बताएंगे कि कैसा उनका सफर रहा। स्वागत है आपका वर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, जन्म कब हुआ? 4 अगस्त 1986। कहाँ पर? समस्तीपुर जिले में ही, लेकिन हाँ मुजफ्फरपुर बगल का जिला है, वहाँ जन्म हुआ था एक्चुअली में, क्योंकि सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ उधर ज़्यादा बेहतर होती थी, तो इसलिए जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ। बट हम लोग रहने वाले समस्तीपुर ज़िले के हैं, बिहार के। समस्तीपुर जिले जी। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो वो कैसे रहा, क्या रहा? देखिए, जो भी पढ़ाई रही है वो बहुत बेसिक ही रही वहाँ। सबसे पहले जो गांव के ही बड़े बुजुर्ग होते थे वो ABCD और ये पढ़ाना शुरू किए। उसके बाद फिर एक आइडियल कॉन्वेंट करके स्कूल होता था, तो जैसे हम लोग अभी प्रेप या KG बोलते हैं, तो वहाँ की पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद फिर एक वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल जो था सेंट्रल पब्लिक स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल ही था, तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने पढ़ाई प्रारंभ की 1989 से। और उसके बाद फिर जब नंबर 10th में बोर्ड में ठीक आए तो फिर मैं बोकारो चिन्मया विद्यालय आ गया। तो क्योंकि वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स थे जो बोलते थे कि अच्छी शिक्षा के लिए झारखंड में ये बोकारो में अच्छी व्यवस्था है, DPS बोकारो है, चिन्मया विद्यालय बोकारो है, तो फिर हमने वहाँ DPS के लिए अप्लाई किया था। फिर वहाँ कुछ कट ऑफ से रह गया था, चिन्मया विद्यालय में हो गया था, यहाँ JVM श्यामली में हो गया था। बट चूँकि सभी बच्चे वहाँ जा रहे थे तो फिर हम लोग वहीं बोकारो में ही सेटल हुए 2 साल के लिए और +2 वहीं से किया। अच्छा, घर की अगर हम बात करें जी, तो कितने भाई बहन हैं? पहले हम लोग 2 भाई हैं। एक मुझसे छोटा है, लगभग 4-4.5 साल छोटा है। वो क्या करते हैं? वो अभी सिएटल में अमेजन में नौकरी करता है। अच्छा जी। और फादर क्या करते थे? फादर स्टाम्प वेंडर थे समस्तीपुर कचहरी में। अच्छा। तो वो वहीं पर वो लाइफ लॉन्ग वहीं पर काम किए हैं, क्योंकि मेरे दादाजी का लाइसेंस होता था स्टाम्प वेंडर का, फिर उन्होंने अपना लाइसेंस अपने नाम पर लिया और फिर अभी उस समय से लेकर अभी तक उन्होंने स्टाम्प वेंडर करके ही अच्छा, उस समय से स्टाम्प वेंडर। जी। तो कठिनाई का दौर तो होगा? कठिनाई का दौर था, क्योंकि पहले जैसा वो बताते थे कि पहले जब स्टाम्प वगैरह का, जैसे मान लीजिए कि रेवेन्यू सेल डीड वगैरह होता है, तो उसमें स्टाम्प की आवश्यकता पड़ती है। तो बिहार तो इस मामले में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वहाँ पहले स्टाम्प्स की बिक्री काफ़ी होती थी। लेकिन कोटा सिस्टम आने के बाद फिर स्टाम्प्स की बिक्री कम गई, तो जो एक कमीशन होता है स्टाम्प वेंडर का तय होता है कि ये वैल्यू के स्टाम्प पर इतना मिलना चाहिए, तो वो कम हो गया। तो फिर ग्रेजुअली उन्होंने कोशिश की कि हाँ कुछ ज़मीन वगैरह की खरीद बिक्री करें ताकि कुछ पैसे अर्जित कर पाएँ, तो वैसे करके फिर काम चला। तो उस वक्त आपको बोकारो शिफ्ट कराया, तो आप जब बोकारो शिफ्ट हुए तो उसका ज़मीन के कारोबार में वो मान लीजिए रहे, तो फिर आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब पिताजी से पैसा लेना बड़ा संभव नहीं है या इस तरीके की चीज़ें? हाँ, ऐसा लगता था, क्योंकि आय उतनी नहीं होती थी। फिर भी हम तो पूरी तरह से पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट थे। अच्छा, फिर आगे इंटर के बाद क्या सोचा? जब हम +2 में, तो बोकारो में हमेशा IIT का माहौल था, तो फिर मैं बहुत सारा सेल्फ स्टडी ही करता था, तो मैथ्स वगैरह मैं खुद से ही गया, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लिया, और केवल फिज़िक्स की मैंने ट्यूशन ली। और उसके बाद फिर उस साल मैंने PT दिया था, बट मेरे उस साल नहीं हो पाया था, जब 12th दे रहा था तो। अच्छा, 12 दे रहे थे तब? 2003 में। फिर अगले साल फिर मेरा हो गया। कहाँ? IIT BHU में। अच्छा, IIT BHU से आपने किया? जी। ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल था। उसके बाद जो है जब मैकेनिकल वहाँ पर आपने पढ़ाई कर ली तो कहीं जॉब किया? हाँ, फिर मैंने
जैसे 2008 में पास आउट हुआ, 2004 से 2008 IIT BHU मैकेनिकल पास आउट होके फिर मेरा 2007 में ही टाटा स्टील लिमिटेड में प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया था 2007 में। तो उस समय फिर मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मेरा इंडियन ऑयल में भी हो गया था, तो लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाटा के विषय में काफ़ी जानता था। IOCL भी अच्छा ऑफर था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ काम करना चाहिए। काफ़ी लोग BHU से भी जा रहे थे, जो मेटलर्जी के थे, मैकेनिकल के थे, तो एक अच्छा ग्रुप भी था। तो फिर मैं सोचा कि इनके साथ में मैं वहाँ करूँगा काम। तो 2008 1 जुलाई से मैंने वहाँ काम करना। कितने दिन जॉब किया आपने? मैंने जॉब किया लगभग 3.25 साल। तो जब 3 साल हो गए थे तो वहाँ फिर मुझे एक जॉइंट वेंचर था जापानीज़ के साथ में, उसमें उन्होंने रखा था जो प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद। तो उनके साथ इंटरेक्शन भी अच्छा होता था। उनके सप्लायर्स कोरिया में थे, जापान में थे। लेकिन फिर मुझे एक समय के बाद लगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर का जो मैच होता है वो सरकारी नौकरी से बेहतर नहीं हो सकता है। यहाँ डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहता है 90-95%, और आप सामाजिक जो भी सिस्टम है उससे थोड़ा अवगत होते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट गुजरा तब ये सोच आई? क्या हुआ ऐसा जो कि आपको सोच आई कि नहीं जैसे हमको? मुझे लगता है कि जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जैसे कि जो काम मैं करता था और जिस तरह का पावर होना चाहिए ताकि मैं और स्मूथली कर सकूं, वो मिसमैच मुझे लगा टाटा में। और ये कहीं भी प्राइवेट के लिए लागू है कि वो पावर उतने नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं एज अ टीम, लेकिन फिर वो पावर आपको नहीं मिल पाता है। फर्स्ट बार जो अगर UPSC की बात करें तो कब दिया आपने? जी, सबसे पहले मैंने 2013 मई में जो 2013 के मई में जो प्री था उसमें दिया था मैंने। 2013 मई में? 13 मई। क्या हुआ उसमें? मेरा क्लियर हो गया था। मैं यहाँ से गया था 2012 के अक्टूबर में, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन छुट्टी दे दी थी टाटा ने। तो फिर मैं गया, तो फिर मेरा प्री क्लियर हो गया 2013 के मई में, जो रिज़ल्ट अगस्त में आया था। फिर मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था, और उसके बाद फिर मैं पर्सनालिटी टेस्ट में भी गया था। लेकिन मेरे कुछ जैसे एस्से वगैरह में बहुत कम नंबर थे, मुझे उतना लिखना नहीं आता था एस्से के बारे में, तो उस साल नहीं हुआ था। फिर मैंने फिर अगले साल जब दिया तो फिर मेरा फॉरेस्ट सर्विस क्लियर हो गया 2014 का एग्ज़ाम 2015 का बैच में। तो फिर मैंने वो ऑल इंडिया रैंक 20 थी, तो उसमें मेरा हो गया। और उसके बाद भी मैंने एक बार सिविल सर्विसेज का एक बार और दिया था, तो उसमें मेरा क्लियर हो गया था। बट इंटरव्यू में फिर मैं रिज़र्व लिस्ट में आ गया था। अच्छा। तो रिज़र्व लिस्ट में मुझे डिफेंस अकाउंट सर्विस मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फील्ड का जॉब बेहतर पसंद आता है, और इसलिए मैंने ये तो ऑल ओवर इंडिया रैंक आपका 20 था जिस बार हुआ आपका? हाँ, फॉरेस्ट सर्विस में 20 था, क्योंकि वो प्री वगैरह कंबाइन कर दिए हैं 2012 से। तो वो फिर आप जब प्री देते हैं तो एक ही प्री होता है, केवल मेंस अलग अलग होता है। जी। इंटरव्यू में क्या कुछ खास रहा था? कौन से ऐसे सवाल जो आपको आज भी याद हो? इंटरव्यू देखिए, सबसे पहला अटेम्प्ट जो होता है वही सबसे अच्छा होता है। तो वो मुझे बहुत अभी भी बिल्कुल क्लियर है। वो लगभग 53-54 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और लगभग सभी का आंसर दिया। बट वो फिर मुझे पता चला, क्योंकि मैं रॉ था, मैंने कभी तैयारी नहीं की कि मुझे पर्सनालिटी टेस्ट, मैं थोड़ा उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो आप हैं ना वही दिखना चाहिए। ऐसा याद, कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद हो कि आपसे झारखंड से रिलेटेड कुछ पूछा गया था क्या? एक्चुअली उस समय उनको मेरे झारखंड के, जैसे मैंने पढ़ाई की इसका था, लेकिन झारखंड के विषय में उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने कुछ जैसे टाटा स्टील से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे एक आयरन पिलर है मेहरौली में, अच्छा, आप जाएंगे तो उन्होंने पूछा कि ये जंग क्यों नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता था थोड़ा बहुत कि ये क्या है, तो उन्होंने मोबाइल पर मुझे फ़ोटो दिखाया कि ये क्या है। तो मैंने बोला हाँ, आयरन पिलर है। तो दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। तो मैंने उसका बहुत सीधा जवाब नहीं दिया। लगता है मैंने, देखिए, मैंने हिस्ट्री, जैसे वो बहुत पुराना है, आप देखेंगे कि 1000 साल से भी अधिक का है। तो उस समय आप देखते तलवारें बनती थी जो, तो उसमें जंग लगता था क्या? नहीं, तो सेम मटेरियल से ही ये बना होगा। मैंने ये कहा। मुझे उसका मेटलर्जी का नॉलेज नहीं था क्योंकि तो मैकेनिकल बैकग्राउंड है, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज मुझे ये लगता है कि जो उस समय के स्टील बनाते थे, जो जिस तरह से वॉर होता था और ये था, तो नहीं लगता था। तो वही मटेरियल यहाँ भी यूज़ हुआ होगा। IS
नहीं बनने का मलाल कि हाँ। आईएफएस हैं, आईएएस रहते तो और कुछ दूसरा। हाँ, देखिए उसमें ये है कि जिम्मेदारियां और विस्तृत हैं और ज़्यादातर जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब मलाल नहीं है क्योंकि यहाँ मैं जहाँ भी गया हूँ गुमला में, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ भी कि एज अ सिविल सर्वेंट आप कहाँ तक अपने दायरे को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो वहाँ हुआ है। क्या खास आपने किया वहाँ? देखिए वहाँ एक आंजन धाम करके एक ये होता था। जब मैं गया तो मैं तस्वीरें दिखा दूंगा आपको कि वो एक बैरन पहाड़ जैसा था और उसका एक्सेस रोड जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, पर लोगों के पैर में चुभते थे, वो जा नहीं सकते थे। लोग कहते भी थे कि ये ज़मीन इनकी है, करते नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर उसको इको टूरिज़्म में लेके, रिलीजियस इको टूरिज़्म में, और हम लोगों ने ऐसा विकास किया। और जो रोड बनाने का क्लियरेंस, जो इंजीनियर्स थे वो ठीक से नक्शा नहीं बना पाते थे वहाँ पर, तो वो सब सारा करके फिर मैंने भेजा भारत सरकार में, तो उन्होंने अप्रूवल दिया, तो जाके फिर वो रोड बन पाई। तो जंगल कट रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन है? देखिए सबसे है कि झारखंड या भारत विकासशील देश है और राज्य है, तो विकास परियोजनाएं तो आएंगी ही, लेकिन हमारा ये कहना है कि सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि बैलेंस रहे। तो जंगल कट रहे हैं विकास परियोजनाओं के लिए, अवैध कटाई कम है, लोगों का जो जुड़ाव है जंगलों से अधिक है। वो फायरवुड कलेक्शन जरूर करते हैं, तो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि हाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। लेकिन विकास परियोजना में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट कवर का होता है, लेकिन उसके लिए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन की स्कीम है। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनी हुई है जो ये इंश्योर करती है कि हाँ आप एक वृक्ष के बदले 5 वृक्ष लगाएं, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का ही काम है। तो अभी कटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको ग्रेजुअली ये दिखाई देगा कि भरपाई, जो कि वो फॉरेस्ट की भरपाई हम तुरंत नहीं कर पाते हैं, वो 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि हाँ हम अच्छा कर स्पोर्ट्स सकते हैं। का कोई शौक खेलने हाँ, में? स्पोर्ट्स का है, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और बैडमिंटन खेलने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी लाइट जॉगिंग पसंद है और साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग मैं करता हूँ। श्रीकांत जी को कभी पिताजी से पिटाई लगी? हाँ बहुत, तो लगती थी वो, क्योंकि कभी कभी होता नहीं, उन्होंने बहुत चीज़ सिखाया। जैसे एक बार एक हमारे करीबी का एक जनरल स्टोर था, तो मैं गया, अभी वो कहानी याद है कि कुछ टॉफ़ी या कुछ स्टेशनरी लेना था, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे कि ये 10 रुपये में हो जाएगा, तो वो 8 रुपये में हो गया। तो 2 रुपये हमने अपने जेब में रख लिया कि हाँ पतंग वतंग खरीदेंगे। तो पिताजी को बोला नहीं हो गया 10 रुपये में। तो फिर जब वो दुकान वाले अंकल हैं, वो तो घर आना जाना था, तो उन्होंने बताया कि नहीं हो गया था, शायद 8 रुपये लगा था। तो इस छोटे से चीज़ पर उन्होंने बहुत बड़ा लेसन दिया कि नहीं ऐसे है। तो लेकिन पिताजी काफ़ी स्ट्रगल किए। मैंने देखा कि वो साइकिल से ना 25-25 किलोमीटर जाके स्टाम्प पेपर खरीद के लाते थे, बगल के ब्लॉक चले गए, वो भी ठंडी में। पिताजी के आशीर्वचन पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर रहे, ये श्रीकांत वर्मा जी का कहना है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा जो है आगे बढ़े। श्रीकांत वर्मा जी भी आगे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी धर्मपत्नी जी से बातचीत होगी और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे इनके विषय में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। श्रीकांत वर्मा जी से हमने बातचीत कर ली, अब उनकी पत्नी विशाखा जी हमारे साथ होंगी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। विशाखा जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहता है मेरा, व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो इनका अच्छा है और ये काफ़ी मतलब काम रहते हैं और सभी चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ डील करते हैं और गुस्सा भी आता है इनको, बट गुस्सा किन बातों पर आता है? गुस्सा तो यही गुस्सा जैसे इनका एक ये है कि हमेशा इनको हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ें कोई भी इधर उधर हो जाती हैं तो इनको थोड़ा उस बात से गुस्सा आता है। तो इनको है कि हर चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, टाइडी रहना चाहिए और उस हिसाब से मतलब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और तो उससे फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली चलती हैं। तो किसी वो बात या पर वैसे- ऐसा गुस्सा कि शांत करने में आपको समय लग गया हो? हाँ, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए। हाँ, जैसे अगर मैंने कभी बहुत रूडली बिहेव किया इनके साथ तो इनको मेरा रूड बिहेवियर टॉलरेट नहीं होता है। ऐसा क्या बिहेव कर जाती हैं जो आप टॉलरेट नहीं नहीं, देखिए यहाँ बहुत सारे प्रभार हैं तो थोड़ा प्रेशर रहता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जैसे कभी शाम में कुछ ऐसा प्लान है कि कुछ शॉपिंग करना है या कुछ है, मान लीजिए किसी के यहाँ जाना है, कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ ऐसा है या कुछ भी ऐसा टाइम का ये है कि हाँ इस समय पहुँचना है, तो मुझे जैसे लेट हो गया तो ऑब्वियसली घर में थोड़ा रहता है कि टाइम से तो कभी आ नहीं पाते। तो ये जैसे ये रेगुलरली हो जाता है तो उसमें लोग थोड़ा खफा रहते हैं मुझसे। तो फिर मैं भी थोड़ा ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो ऐसे लगता आप है। भी अपना गुस्सा उतार देते हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता तो फिर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अब जाना है या नहीं जाना है बताओ। तो वैसे है, लेकिन अदरवाइज ऐसा ज़्यादा कुछ इंसिडेंट्स नहीं है क्योंकि अब तो आदत जैसी हो गई है आदत सी हो कि गई। हाँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने एमएससी तक पढ़ाई की है और अभी पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी के साथ साथ मैं रिसर्च भी कर रही हूँ किस चीज़ में PhD? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में। और कहाँ से पढ़ाई आपने किया? मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई है और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया है और फिर मास्टर्स मैंने। फादर क्या करते हैं? फादर मेरे सीसीएल में है, सीसीएल में थे, अभी रिटायर हो गए वो 2019 में और वो सिविल इंजीनियर थे। आप दोनों का लव मैरिज है? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। पक्का? हाँ। हाँ पक्का। किसने देखा था आपको पहली बार? एक्चुअली हम लोग की मुलाकात भारत मैट्रिमोनी के थ्रू हुई थी। हाँ। और उसमें फिर हमने पहले इनका प्रोफाइल देखा था और उसके बाद फिर वैसे करके हमारे कांटेक्ट हुए और उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, फैमिली मीटिंग हुई, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई। फैमिली मीटिंग हुई, उसके बाद आपकी मीटिंग हुई। आपने जब देखा तो क्या लगा कि ठीक है, जो साइट पे दिखा ओरिजिनल? हाँ, एक्चुअली देखिए, जब हम मीटिंग करने जाते हैं और एक शादी एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है हमारी लाइफ की। तो अब पहले का टाइम तो रहा नहीं कि मतलब जो है उससे शादी कर लो। तो हम अपने माइंड में पहले से ही माइंडसेट लेके आते हैं कि कम से कम नहीं तो अगर जैसे हमने एक 7 to 8 कैटेगरीज का कुछ लिस्ट बनाया कि इसमें ये गुण होना चाहिए। ठीक है। वो क्या क्या गुण था? तो वो मैं बताती हूँ। हाँ। तो 7 गुण में ऐसा हुआ कि जैसे अगर 5 भी मैच कर रहा है, हाँ। 8 या 7 में 5 भी अगर मैच कर रहा है तो फिर ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। और जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं, चलिए उसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं कि इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है और लव मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ कम होता है, अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है। तो ये मेरा एक वो था। तो क्राइटेरिया में क्या क्या था? आपने क्या तय किया था कि ये मानक होने चाहिए? क्राइटेरिया में जैसे मैंने ये सोचा था कि मतलब मेरे हस्बैंड बोरिंग ना हो। ठीक है। जब भी मतलब जैसे लड़कियों का होता है कि उनको घूमना फिरना पसंद होता है, तो मेरे हस्बैंड, मुझे पता था कि इनका आईएफएस है तो ये बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन उसमें से भी ये टाइम निकालेंगे हमारे लिए घुमाने फिराने का, ये सारा चीज़ मुझे लगा कि है। ठीक है। फिर दूसरा कि मतलब मुझे लगा कि ये काफ़ी काम है और बातचीत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इंट्रोवर्ट टाइप से हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये भी मुझे ठीक लगा। फिर जैसे इनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी तो उससे तो खैर मैं पहले से ही इम्प्रेस थी कि हाँ ठीक है।
और मैंने भी एक बार फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दिया था, अच्छा। तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब इस टफ सर्विस के होता लोग, है। हाँ, हम्म, टफ तो होता है। और फिर इनका मैथमेटिक्स भी था, तो वो तो और भी टफ था। तो क्वालिफिकेशन वाइज तो ही इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट टाइम। अच्छा, देखने उखने में अच्छे हों, स्मार्ट हों, इस तरीके का कुछ था कि नहीं था उसमें? देखने का मेरा ये था कि मतलब टॉल और तो वो तो हैंडसम है। तो होने चाहिए। हाँ। तो बस वही था मेरा कि मुझे ऐसा नहीं था कि बहुत हैंडसम होना चाहिए एंड लुक्स वाइज एकदम, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये था कि टॉल होने चाहिए, हैंडसम होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। श्रीकांत जी, इन्होंने अपने मन में इतने क्वेरी बैठाए हुए थे कि भाई ये होना चाहिए। आपके मन में क्या था कि कैसी होनी चाहिए? नहीं, मेरे मन में जैसा था वैसे ही है। तो मेरा था कि देखिए, सबसे पहले इनके जो बड़े भाई हैं, तो वो मुझसे मिले थे। तो मतलब जब मैं दूसरी बार थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी में, जब मैंने बताया कि रिजर्व लिस्ट वाला, तो उसके मेंस वगैरह के समय वो आए थे। वो भी दिल्ली में तैयारी करते थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो फिर मुझे बैकग्राउंड का पता चला। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी फैमिली है। फिर पिताजी लोगों की मुलाकात हुई, तो काफ़ी एक कंजीनियल माहौल था। तो फिर मैंने एक बार जब सब कुछ हो गया, तो फिर दिसंबर में देहरादून जाने से पहले, फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, फिर फैमिलीज़ की मुलाकात हुई। तो हमें एहसास हो गया कि हाँ, शादी तो यहीं होगी। तो अच्छा था। अच्छा, फैमिली की मुलाकात हो गई। पहली बार आप दोनों कहाँ मिले, किस जगह पर? हम लोग एक्चुअली समस्तीपुर में ही इनवाइट किए थे। तो वहीं फैमिलीज भी आई थी और ये भी आई थी, पूरी फैमिली थी। तो 25 दिसंबर 2015। हाँ, 28 दिसंबर को मुझे ज्वाइनिंग कर देना था देहरादून में, और 25 दिसंबर को फिर आए थे सब लोग, तो मुलाकात हो गई। तो अलग में आप दोनों कहीं 2 मिनट के लिए मिले? हाँ, वो इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है, लेकिन बोले कि हाँ, आप लोग 15 मिनट बैठिए और फिर बातें कीजिए। तो फिर एक था कि हाँ, बातचीत वगैरह हुई थी। तो मुझे याद है वो इन्होंने सवाल क्या किया था पहला आपसे? इन्होंने सवाल ये हॉबीज़ वगैरह के बारे में। तो फिर मैंने बताया था। तो एक आध हॉबीज हॉबी, में क्या? जैसे मुझे उस समय काफ़ी पसंद था बुक रीडिंग, और जो होता है तैयारी के समय, और मूवीज़ का, जो कि ब्रेक लेते हैं तो मूवीज़ का, और कहीं कहीं घूमने वगैरह का भी, और कुछ और भी था। लेकिन एक आध हॉबीज़ हमारे मैच नहीं किए, जिससे ये दुखी हो गई थी, बाद में पता चला था क्या। खाने में इनको क्या शौक है? खाने में इनको एक्चुअली इनको मतलब मीठा ज़्यादा पसंद है। लेकिन जैसे इनको ये मटन पसंद है, अच्छा। और चाइनीज़ भी पसंद है। तो मुझे भी चाइनीज़ पसंद है। तो मैं चाइनीज़ ही डिश ज़्यादातर घर में बनाती हूँ इनके लिए भी। तो इनको तो पसंद इनको आता है। खाने का सिर्फ शौक है या बनाने का भी शौक है? देखिए, जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, अच्छा। बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। कोई ट्राई किया आज तक कुछ? हाँ, जैसे घर में देखिए, अभी तो जो मतलब शौक से भी मैं नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी मैंने जैसे समोसा बनाया है। अच्छा। एक बार कोरोना तो टफ काम कर ही रहे हैं ये। कोरोना के समय जैसे मैंने 1-2 बार किया। ऑमलेट में बना लेता हूँ। फिल्म दिखाने का भी? हाँ, फिल्म तो हम लोग मोस्टली हम लोग फिल्म ही देखने जाते क्यों हैं। हंस रही हो? क्यों हंस रही है? फिल्म देखने जाती हो? हाँ। फिल्म देखने में कौन सा फिल्म सबसे अच्छा लगा आप लोगों को, जो साथ गई आप लोग? हम लोग को सबसे अच्छा लगा था, हम लोग एक्चुअली इतने फिल्म देख चुके हैं कि अब अच्छा। नाम बताना मुश्किल है। अच्छा, तो फिल्म देखने का यदि शौक है तो गाने का भी शौक होगा? हाँ, किसको है, इनको है कि आपको है? इनको गाने का शौक है। लेकिन गा नहीं पाते हैं? नहीं, गाते भी हैं। अच्छा। अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। तो ये काफ़ी अच्छा गाते हैं। बट वही है कि हम लोग थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते इतना कि हाँ, अभी गाना गाइए आप। कोई ऐसे एक गाना करके। इनके लिए गुनगुनाइए। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। वाह। या। आप इनके लिए कुछ गुनगुनाइए, आपके। मैं तो इनके लिए एक गाना गाती थी कि सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना मैं हमेशा इनके लिए गाती हूँ। ये बताइए कि पापा अच्छे हैं या मम्मी अच्छी हैं?
पापा अच्छे क्यों पापा क्यों अच्छे हैं? पापा मेरे लिए सब कुछ करते हैं, सब चीज खरीद देते हैं। और मम्मी जो खाना बना के खिलाती हैं वो भी अच्छा है। वो भी अच्छी हैं। आप किस क्लास में हैं? इधर आ जाओ। प्रेप और किस स्कूल में? डीपीएस डीपीएस में है। पापा मम्मी दोनों अच्छे हैं, है ना? बाहर कहीं घुमाने लेकर गए हैं? हाँ, बहुत जगह लेके गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग घूमने गए थे, शादी के बाद हम लोग घूमने गए थे बाली। फिर बाली के बाद हम लोग इंडिया में हम लोग मुन्नार जा चुके हैं। उसके बाद राजस्थान जा चुके हैं घूमने के लिए। और अभी रिसेंटली हम लोग गए थे चंडीगढ़। तो मतलब काफ़ी जगह हम लोग साथ में घूम चुके हैं। जो लोग देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मतलब बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता है। और हम लोग को मतलब थोड़ा अपने आप को सब सारी सिचुएशन देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। और जिस तरह के हमारे हस्बैंड्स की जॉब है तो ये बहुत बिज़ी जॉब है, वो फैमिली के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको मतलब समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। आप तैयारी करने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए बहुत टफ होता है। आप अपना असेसमेंट कर लें कि आप में 2-3 साल रिगर झेलने का हौसला है या नहीं। अगर है, और क्योंकि ये बहुत एवरेज सा एग्ज़ाम है जिसमें लिखना बहुत पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है। ये कोई बहुत इंटेलेक्ट का टेस्ट नहीं है, मुझे जो लगता है। ये एक अलग ही एग्ज़ाम है। तो आपको बहुत विस्तार से और डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। ये एक साधारण रूप से जो पढ़ा हुआ मनुष्य है वो क्लियर कर सकता है। ये श्रीकांत जी और इनकी धर्मपत्नी बच्ची, सभी से हमने बातचीत की। बातें साफ है। श्रीकांत जी ने मैसेज दिया कि किसी के लिए रास्ते आसान होते हैं तो किसी के लिए चुनौती भरे रास्ते होते हैं, लेकिन इन चुनौती भरे रास्तों से होकर जो गुजरता है वही इस मुकाम तक पहुंचता है। अगले दिन इस कार्यक्रम में किसी खास मेहमान के साथ किसी खास जगह होगी आप लोगों से दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।